कैंसर है या बहुत लंबे समय से बेडरिडन है, हिल-डुल नहीं पा रहे हैं, दवाओं पे आश्रित हैं, खासतौर पे डायबिटिक्स हैं, अस्थमैटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव है जिनका बीपी बहुत अधिक रहता है। छोटे बच्चों को लेके हमेशा इसलिए चेतावनी दी जाती है क्योंकि यदि वो बच्चा रोगी हो जाता है, यदि वो बच्चा हॉस्पिटलाइज़ हो जाता है, तो वो हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट भी झेलना उसके लिए एक कठिनाई है और माँ से और परिवार से तो उसको दूरी रखनी ही होगी। लेकिन मैं यहाँ पर तपस्या जी सामाजिक दृष्टि से एक और वर्ग को आइडेंटिफ़ाई करूँगी, जो हमारा वर्ग ऐसा है जो न्यूनतम संसाधनों में जीवित रहता है। तो आम तौर पर देखा जाता है कि उनकी जो वैसे वो शक्तिशाली होते हैं, उनमें ताकत होती है, लेकिन कई चीज़ों के उनके शरीरों में अभाव होते हैं। इन अभावों के कारण रोगों से उबरना उनके लिए थोड़ा कठिन होता है। दूसरी चीज़ जो है, वो ये कि वो बहुत छोटी स्थान पे, कम जगह में बहुत अधिक मात्रा में वो लोग रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सभी लोगों को अधिक सावधानी बरतनी है और निश्चित रूप से जो लोग फ्रंट लाइन में हैं, जो काम कर रहे हैं, चिकित्सक हैं, अब तो ऑफ़िसेज़ भी खुल गए हैं, नर्सिंग स्टाफ है, हमारे मीडिया के कर्मी हैं, हमारे बहुत महत्वपूर्ण हमारे पुलिस कर्मी हैं, नगर निगम के कर्मी हैं, ये सब भी वल्नरेबल हैं, इन सबको भी अधिक सावधानी रखनी होगी। बिल्कुल, यहाँ पे जो तमाम आपने जानकारियाँ दी, मुझे लग रहा है कि सभी के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन एक और प्रश्न आता है, जैसे आपने कहा कि ऑफ़िसेज़ भी खुल गए हैं। जी। ज़ाहिर-सी बात है, हम लंबे समय तक घर में नहीं बैठ सकते हैं, धीरे-धीरे हम सबको वापस बाहर जाना पड़ेगा। घर के जो सदस्य बाहर जाते हैं, जब वो वापस अपने घर में अपने काम को करके लौटते हैं, तो उनको किन विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और जब वो बाहर भी जा रहे हैं, तो बाहर किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना जी। चाहिए? देखिए, वैसे ही बाहर तो कुछ खाने-पीने का मिल नहीं रहा है, इसलिए यथासंभव अपनी पूरी व्यवस्था करके निकलें, घर से ही तैयारी से निकलें, अपने आप को इस तरह से इक्विप करें, फालतू सामान कैरी ना करें, सिर्फ़ जो मिनिमम चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, उनको रखिए, जितना हो सके पेपरलेस काम कीजिए और जब आप कहीं जाते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सचेत रहिए, अपने आस-पास साफ-सफाई को देखिए, बहुत अधिक लोगों से इंटरैक्ट ना करें, वैसे ही मीटिंग्स नहीं हो रही हैं उस तरह की, हो भी रही हैं तो हम लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। जब हम वापस घर आते हैं, तो घर के बाहर ही सैनिटाइजेशन की और हाथ-पैर, मुँह जो खुले हिस्से हैं, उनको धोने की व्यवस्था रखिए। 2-5 मिनट घर के बाहर बिताइए, अपने आप को हाथ-पैर, मुँह को धो के और उसके बाद जब आप घर जाते हैं, जैसे मैंने सीधे बताया आपको, आप किसी चीज़ को हाथ मत लगाइए। आप सीधे जाके अपने उस स्थान पर जहाँ पर सपोज़ आपको शावर लेना है या आपको मग्गे से नहाना है, तो अपने और उसके बीच में एक बैरियर, वहाँ पर टिश्यू के कुछ टुकड़े रहें या कोई ऐसी चीज़ रहे जिससे आप उसको पकड़ें, आप पूरा स्नान कर लें। उसके बाद आप पूरे कपड़े बदल लें, उसको स्वयं धो लें और धूप में सुखा लें। देखिए, हम तो भारत में रहते हैं और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको इतनी अच्छी सूर्य की रोशनी मिलती है, जिसमें स्वयं में सारे कीटाणुओं को बहुत हद तक नियंत्रित करने की क्षमता है। मैडम, जैसे ही आपने सूर्य की रोशनी की बात करी है कि हमें किरणें मिलती हैं, वाक़ई हम बहुत खुशनसीब हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है, बीच-बीच में लोग कहते हैं कि हमें सूरज के उसमें बैठना चाहिए, सुबह बैठना चाहिए, और तो उसके पीछे क्या तात्पर्य है? क्योंकि हमारा क्या इन सब चीज़ों से दूरी हो गई थी, जी। इस वजह से ज़्यादा ये समस्या आई है? और अगर ऐसा है, अगर दूरी हो गई है, तो वाक़ई क्या इस दौरान ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी। एक तो ये जो मास है, ये शरद ऋतु के बाद जो अभी ऋतु चल रही है, बसंत ऋतु, ये बसंत ऋतु अब खत्म होने पर है और ज्येष्ठ मास लगने वाला है। तो ये जो समय होता है, इसमें सूर्य की किरणें थोड़ी उग्र हो जाती हैं और इसमें हीट अर्थात ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो सुबह के समय जो साढ़े 8 से 10 बजे की लगभग सूर्य की किरणें होती हैं, उनका पान हम सबको करना चाहिए। यदि सीधे सूर्य की किरणें लेने में कभी-कभी हमको कुछ कष्ट महसूस होता है, तो हम एक पतली-सी सूती कोई चादर या चुन्नी ओढ़ के उनका पान करें, तो हमारे शरीर में स्वयं ही सर्कुलेशन, डिफेंस जिसे रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, उसको बल मिलता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा तपस्या, हम लोगों की आदतें इतनी खराब हो गई हैं, हम एक बहुत ही अप्राकृतिक माहौल में रहना पसंद करते हैं, पूरे समय एयर कंडीशनिंग में रहना पसंद करते हैं, जिससे हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ता है और रोग हमें अधिक प्रभावित करते हैं। तो ये सिर्फ़ आप स्वयं के साथ ही ना करें, अपने कपड़ों को भी धूप लगाएँ, अपने भोजन के कुछ बर्तनों को भी धूप लगा सकते हैं बिल्कुल। आप। इसी तरह आपने धोई हुई जो सब्जियाँ हैं, उनको भी धूप लगाएँ। इन सभी प्रकार की सावधानियाँ बरतने से पूर्णतः हमको लाभ होगा। एक और अगर हम सवाल की बात करते हैं, तो जहाँ पे पूरा विश्व इस महामारी के चपेट में है, वहाँ पे अगर हम भारत की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हम यहाँ पर भी अपने आप को लकी समझते हैं बिल्कुल। कि हम जिस तरीके से कोविड में प्रभावित तो हुए हैं, लेकिन हमने कंट्रोल भी बहुत अच्छा किया। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? देखिए, निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा देश ऐसी जगह पर है, ग्लोब में, ब्रह्मांड में हम ऐसी जगह पर हैं कि ना तो हम बहुत अधिक गर्मी,
न बहुत अधिक ठंड और न ही बहुत अधिक बरसात से ग्रसित है। तो हम हर प्रकार के तापमान में एक्सपोज होते हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत प्रकार की जलवायु होती है और इसी प्रकार हमारे यहाँ बहुत प्रकार के अनाज और भोजन की सामग्रियाँ होती हैं। तो हमारे शरीर को आदत है इन सभी को पचाना, इससे जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनको खींचने की। ये सब निश्चित रूप से हमारी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। रोगों से लड़ने में हम बहुत एफिशिएंट हैं। हमारा जो सूर्य है वो इस प्रकार से दृष्टि डालता है कि रोग जो है वो स्वयं ही नियंत्रित हो जाते हैं। तो लेकिन हम भटक रहे हैं, हम अपनी इस नेचर से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं, हम अप्राकृतिक चीज़ें खाना पसंद करते हैं। मेरा सबसे पहला सुझाव ये है, आपकी लोकल जो मंडी है, आपके आसपास जो अनाज पैदा हो रहा है, आपके आसपास जो सब्जी जो फल पैदा हो रहे हैं और जो उस मौसम के लिए अनुकूल है, उनका प्रयोग करें। प्रेजर्वेशन करके, फ्रिज में भर के, बहुत पुरानी चीज़ों को पूरे पूरे साल का सामान भरना, ये अप्राकृतिक है और ये हमारे भारतीय जीवन को तो बिल्कुल सूट नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ कोई अभाव नहीं है। हमारे पास हर मौसम में एक नया अनाज है। अब हमारे पास जौ आ जाएगा, हम सत्तू खाते हैं, ठंड में हम उसमें दूसरा अनाज डाल लेते हैं, इस समय हम उसको जौ डाल के ठंडा कर लेते हैं। राजस्थान में एक बड़ी प्रसिद्ध व्यंजन है, उसे राबड़ी कहते हैं और वो बहुत अच्छा अनाज है, बड़ा कंप्लीट फूड है और मक्का से उसको बनाते हैं ठंड में, ताकि शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो और हम बचे रहें। और गर्मी में उसको बनाते हैं, घाट बोला जाता है उसको, एक अनाज है, जौ से बनता है। तो उससे शरीर ठंडा रहता है और फिर अपने आप को बचाता है बाहर के संक्रमण से। जब हमने भोजन की बात कर ही ली है कि हमारे भारतवर्ष में इतने कई अनेक प्रकार के भोजन हैं, लेकिन अगर हम अभी बात करते हैं कोविड-19 के दौरान, क्योंकि ये अभी जो पीरियड चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, अपने खान-पान पे विशेष ध्यान रखना है, जी। तो आपको क्या लगता है कि कैसा खान-पान में परिवर्तन हमको लाना चाहिए? किन चीज़ों को हमें शामिल करना चाहिए? मेरा ये सुझाव है कि पहली चीज़ तो सरलता से जो उपलब्ध हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को खरीदने के लिए मारामारी मत कीजिए। जो हमारा सामान्य भोजन है, जो भारतीय भोजन है, जिसमें हम दालें खाते हैं, सभी दालें, मुख्यतः छिलके वाली साबुत दालें, ये हमें बहुत फ़ायदा करेंगी। हमें बहुत अधिक मात्रा में फलियाँ बाज़ार में मिलती हैं। तो जो फलियाँ होती हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो सूक्ष्म आधार है स्वास्थ्य का, उनमें बहुत रिच होती हैं। तो उनको हमें बहुत अच्छे से खाना चाहिए। हमें गुड़ का प्रयोग करना चाहिए मीठा किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। हमें इस समय मठा या छाछ जिसे हम कहते हैं, उसको नियमित रूप से लेना चाहिए। हम सब जानते हैं बाजार में केरी, आम विभिन्न रूपों में आ रहा है। तो भोजन से लेके, पेय से लेके, फल के रूप में, उसको सभी रूपों में हमें प्रयोग करना चाहिए। पुदीना बहुत सरलता से उपलब्ध होगा, धनिये के साथ उसका उपयोग बढ़ाएं। और साथ ही साथ तरबूज, खरबूज, इस प्रकार के जो फल हैं, जिनमें खास तौर पे एक बहुत अच्छाई है कि जब उन्हें, जिस हिस्से को हम खाते हैं, वो किसी भी तरह से बाहरी रूप से अफेक्ट या प्रभावित नहीं हो रहा। हम उसको जब खोलते हैं तो अंदर वाला हिस्सा पूरा हम सेफ उसी रहता है। समय खोल के बिल्कुल, खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, फलों को काट के ना रखें, बहुत अधिक मात्रा में भोजन बना के मत रखिए, थोड़ा-थोड़ा बनाइए, थोड़ा-थोड़ा खाइए। बिल्कुल। ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। बिल्कुल, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार जिस तरीके से अपने काम कर रही है लोगों के लिए, तो उसमें आपको क्या लगता है कि लोगों को उसमें कैसे अपनी भागीदारी निभानी चाहिए और किन चीज़ों को और उन्हें ध्यान देना चाहिए? तपस्या, इसके पहले मैं ये बताऊंगी कि ये हमारा सौभाग्य है कि वर्ष 2014 में हमने आयुष मंत्रालय इस देश ने बनाया और उस दिन से आज तक जितनी भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनमें इतना शोध, इतना निर्माण हुआ है। और आज जैसा कि हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने सभी आयुष चिकित्सा पद्धतियों में, मुख्यतः होम्योपैथी और आयुर्वेद में, ऐसी ट्रीटमेंट और बचाव, उपचार और बचाव के प्रोटोकॉल्स हम सबको दिए हैं जो हमें आवश्यक रूप से लेने हैं। अब लोगों को इसमें क्या सहयोग करना है कि जो दवाएं सरकार बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी तरह के खर्च के आपको घर पे उपलब्ध करा रही है, यदि वो आप तक किसी वजह से नहीं पहुंच रही है, तो अब आप अपने लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में संपर्क करें। यदि वो भी नहीं होता है तो जो सीएमएचओ होते हैं, जो हेल्थ के इंचार्ज हैं आपके उस ब्लॉक के, आपके उस डिस्ट्रिक्ट के, उनका फ़ोन नंबर इजीली अवेलेबल है, आप उनसे संपर्क करें। और होम्योपैथिक दवा जो रोग प्रतिकारक है, आर्सेनिक एल्बम 30, और जो आयुर्वेद का त्रिकुट काढ़ा है, उसके साथ संशमनी वटी है, इसका प्रयोग अवश्य रूप से करें और अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता का निर्माण करें। एक और चीज़ मैं इसमें साथ में जोड़ना चाहूँगी कि मौसम के अनुरूप जल की मात्रा को बढ़ाएं। यही हमको आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ सिखाती हैं कि सामान्य जीवन जिए, प्रकृति के साथ चलें, इन सब बातों को मानें, एक दूसरे का बचाव करें, एक दूसरे को गलत करने से रोकें। और यदि
हमारे आसपास कोई संक्रमित हो जाता है, यदि हमारे परिवार में कोई संक्रमित हो जाता है, तो उससे संबंधित किसी भी बात को छुपाएं नहीं। शासन का पूरा सहयोग करें। आप जिन जिन लोग से मिले उनका बारे में बताइए। आपने जो जो काम करें हो जाने दीजिए सैनिटाइज उस हिस्से को। उन सब लोगों का भी परीक्षण हो जाने दीजिए। अल्टीमेटली हम अपने समाज को ही बचा रहे हैं इस प्रकार से। बिल्कुल, और इसी के साथ में रिसर्चेज़ को लेकर भी कई सारी बातें हो रही हैं, कई सारे दावे किए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाक़ई रिसर्चेज़ हो रही हैं? क्या आप भी उसके भागीदार हैं? बिल्कुल, ये सारी रिसर्चेज़ हो रही हैं और जो मेडिकल रिसर्चर्स हैं इस समय शायद जितना काम कर रहे हैं, मेरी समझ से इतना काम मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा है। बल्कि मैं आपको कहूँगी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वस्थ एनवायरनमेंट बिल्ड बिल्ड हो रहा है, जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी होलिस्टिक रिसर्चेज़ हो रही हैं। जैसे आपने मुझसे पूछा, तो मैं स्वयं भी भारत सरकार के एक प्रोटोकॉल पे काम करना चाहती हूँ और मुझे मेरे शासन से भी उसकी अनुमति मिल गई है, जिसमें यहाँ पर जो कोविड प्रभावित लोग हैं, जो अस्पतालों में भर्ती हैं, उनको साथ में होम्योपैथिक का उपचार भी दिया जाएगा। वो ऐसे लोग होंगे जो इस ट्रीटमेंट को लेना चाहते हैं और उससे हम ये देखना चाहते हैं कि जो लक्षण है उनके सुधारों का समय कम हो रहा है, लोग सिवियरिटी में, मतलब रोग जो है उनके में उग्र ना हो, ऐसी परिस्थिति निर्मित हो। और इससे एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखिए, एक आई ओपनर और है कि जिम बंद हो गए, सब बंद हो गया, लेकिन घर बैठे हम सब योग कर सकते हैं। तो जाने अनजाने प्रकृति हम सबसे कह रही है कि आपस में घुल मिल जाइए, एक दूसरे की अच्छाइयों को जोड़ लीजिए और ऐसे रोगों से जो एक सूक्ष्म कीटाणु ने इतने ताकतवर मनुष्य को बौना कर दिया, इस परिस्थिति को फिर निर्मित मत होने दीजिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक और परेशानी बोला जाए या उसको हम बोल सकते हैं कि अपने आप को हम एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि लंबे अंतराल तक जब लोग घर में बैठ रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं मानसिक तौर पे भी एक समस्याएँ आ रही हैं। उनको लग रहा है कि सोशली भी हम कट हो रहे हैं या हमारा फाइनेंशियल लेवल पे भी हमारा जा रहा है। तो उस चीज़ को लेके आप क्या हमारे लोगों को मैसेज देना चाहती हैं? क्योंकि ये एक समय है निर्धारित, उसके बाद सब समान हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर रोग की शुरुआत हमारे मस्तिष्क से होती है। मन के हारने से हम सब हार जाएँगे। तो अपने संबल को बना के रखिए और जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन हैं, उनमें न्यूनतम व्यय करके एक सरल जीवन जीने की कोशिश कीजिए। साथ में अपने आप को, इस मौके को, इस अपॉर्च्युनिटी को एक अवसर का स्वरूप बनाइए। जो आपके अंदर छुपी योग्यताएँ हैं, आपका टैलेंट है, आपकी हॉबीज़ हैं, जिनकी धूल आपने सालों से नहीं झाड़ी है, उनको झाड़िए। अपने बच्चों को प्रशिक्षित कीजिए। उनको प्रकृति के साथ कैसे संतुलन में रहना है, वो सिखाइए। और इन्हीं संसाधनों के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कैसे हम अच्छे से रह सकते हैं। बहुत ही सुंदर एक कार्यक्रम मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक समय भोजन ग्रहण करेंगे और नियमित व्यायाम इत्यादि तो वो करते ही हैं। तो जो हमारे लिए एक व्यक्ति एक आदर्श के रूप में है, ऐसे हज़ारों लाखों आदर्श हमारे चिकित्सक हैं, हमारे पुलिसकर्मी, हम उनका अनुसरण करें। हम उन संसाधनों के साथ अपने आप को मोल्ड करें, बल्कि हो सके तो समाज को एक राह दिखाने का प्रयत्न करें। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इस समय के निकल जाने के बाद, कोविड-19 के बाद, क्या आप देखती हैं कि क्या चेंजेज़ आएँगे और लोगों को किस तरीके से परिवर्तन लाना पड़ेगा? देखो, जीवन तो बदल चुका है। कोविड-19 के बाद ये जीवन वैसा नहीं रहेगा। जो बच्चों की आजकल आदतें हो गई थी बाहर जाकर बहुत अधिक समय बिताना, रेस्टोरेंट्स में, पब्स में, जिन्हें शायद हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे पर रोक भी नहीं पा रहे थे। जिम्स में जाना, घंटों वहाँ पर समय बिताना। मैं बिल्कुल इसका विरोध नहीं करती कि स्वास्थ्य के लिए आप कॉन्शियस ना हो, लेकिन हम अप्राकृतिक होते चले जा रहे हैं। हम इस शरीर को एक फोटोग्राफिक इमेज बनाना चाहते हैं, एक ऐसी इमेज जिसको देख के लोग प्रभावित हुए। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है जीवन की। जीवन को सरलीकरण के साथ जीना होगा। अपने आप को अपने परिजनों के साथ और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए बहुत अधिक हमें आगे बढ़ना होगा। और आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि आने वाले समय में ये कोविड नाम बदल बदल के आएगा। जो पिछले 20 सालों में यदि हम देखें, तो पैंडेमिक्स जो है कम थे, वो सार्स था, वो मर्स था, वो उग्र होता चला जा रहा है। इस प्रकार का पैंडेमिक 1918 में हुआ था, लेकिन अब विकराल होता जा रहा है। तो हमें अपनी तैयारी आने वाले वक्त की करनी होगी, चाहे वो जीवन शैली की हो, चाहे वो व्यवसाय की हो और चाहे वो सामाजिक जीवन की हो। यदि ये बदलाव हम सब कर लेंगे, तो आने वाला जीवन हमारे लिए सरल होगा और हमारा विकास निश्चित है। बिल्कुल, जैसे आपने जानकारी यहाँ पर दी कि हमें अब अपने आप को ऐसे ही ढाल लेना है। लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, ख़ासकर जो युवा वर्ग है, उसके लिए थोड़ा-सा असामान्य है, जी। क्योंकि उन्होंने अपने माइंडसेट को वैसे ही बना लिया था, उस प्रकृति से वो दूर पहले ही हो चुके थे।
तो क्या उनके लिए आपको लगता है कि ये सब चीज़ें सामान्य रहेंगी? और अगर ऐसा नहीं है, तो उन्हें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सामान्य रहेंगी ये तो मैं नहीं कह पाऊँगी क्योंकि मैं काफ़ी युवाओं के साथ संपर्क में हूँ, पर युवाओं को बहुत सीखने की ज़रूरत है। बल्कि इस समय के बीतने के बाद मैं तो कहूँगी कि सभी युवाओं को हमारे देश के गाँव में जाके ज़रूर रहना चाहिए और कुछ समय वहाँ साल में सेवा देने का भी एक प्रकल्प अपने मन में ठानना चाहिए। और ये जब वो कर लेंगे, तो स्वयं उनके अंदर ऐसे बदलाव आ जाएँगे और उनका मस्तिष्क, उनका मन इतना इवॉल्व हो जाएगा कि उनको समझ आएगा कि ये रोग जो था, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। और यदि हमारे युवा इससे कोप अप नहीं कर पाएँगे, तो निश्चित रूप से वो रोग से भी और अपने व्यवसाय से भी, अपनी जीवन शैली से भी, सभी फ्रंट्स पे उनको बहुत चैलेंजेस आएँगे और शायद उनमें से कुछ इससे हारेंगे भी। बिल्कुल। यहाँ पे जब कोविड-19 से लड़ने की बात की जाती है, तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है। अगर जो ग्रसित हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा शायद डर जो लोगों के मन में है, वो हुँ। यही है कि हमको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है किसी के सामने, तो उसको इस तरीके को कैसे लेना चाहिए इस सिचुएशन को? देखिए, इस समय क्वारंटाइन हम सब सुन रहे हैं, हम सबके नोटिस में आ गया है ये शब्द। आप बताइए हम में से कौन क्वारंटाइन नहीं हुआ? माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने क्वारंटाइन होता है। जन्म जब माँ दे देती है तो 40 दिन के लिए उस स्त्री को क्वारंटाइन कर देते हैं हम। हम सवा मास का उस स्त्री को पूरी तरह सब इन्फेक्शन से, सब चीज़ों से अलग रखते हैं। सदियों से भारत में वायरल डिजीजेज में, चाहे वो स्मॉल पॉक्स हो, चिकन पॉक्स हो, मीजल्स हो, किसी भी प्रकार की माता कहा जाता था, उसमें क्वारंटाइन किया जाता था, उन लोगों को अलग किया जाता था। किसी व्यक्ति को तपेदिक हो जाता था, टीबी की बीमारी, घृणा कभी नहीं हुई, हमेशा उस व्यक्ति को अलग किया गया। लेप्रेसी, कोढ़ का जो रोग है, उसमें गाँवों में जाकर लोगों के रिहायशी इलाके बना दिए गए। मध्य प्रदेश में बढ़वानी में एक ऐसा इलाका है, मैंने सौभाग्य से उसका जाकर देखा भी। आज भी वहाँ मतलब कुछ वर्षों पहले तक वहाँ कोढ़ी लोग रहते थे। तो ये क्वारंटाइन कोई नया फिनोमेना नहीं है। ये 14 दिन क्या है? ये 14 दिन एक समय है जो हमें घर पे, आपका फ्रैक्चर हो जाता है पाँव का, आप क्वारंटाइन नहीं हो जाते क्या? तो ये हम स्थिति को कैसे लेते हैं ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं तो कहूँगी ये एक अवसर है। इसमें घर में बैठ के, अपने वातावरण में बैठ के हमको मेंटली, फिज़िकली, मानसिक और शारीरिक रूप से इस बात को समझना है कि क्या हम एक भ्रामक जीवन जी रहे थे? वास्तव में हम एक छोटी-सी बिल्कुल एंटिटी है इस विश्व की। हमारा अस्तित्व एक बहुत ही छोटी-सी चीज़ के रूप में है, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन बड़ा हो सकता है, हमारा सहयोग बड़ा हो सकता है। इस क्वारंटाइन को तपस्या, मैं तो कहूँगी एक बहुत बड़े अवसर में लोगों को बदलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपने मैसेज दिया कि ये जो क्वारंटाइन है, ये कई सारी बीमारियों में हम क्वारंटाइन होते थे। वाक़ई जब फ्रैक्चर होता है, तो उसमें भी हम क्वारंटाइन हो जाते हैं, 45 डेज़ के लिए हो जाते बिल्कुल। हैं। यहाँ पे तो 14 दिन की बात होती है, लेकिन इससे घबराना क्यों है? दर्शकों, हम भी यही कहना चाहते हैं, आपको लगातार यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें कोविड-19 से डरना नहीं है, हमें उससे लड़ना है और जितना हो सके हमें अपने आप को बचाव रखना है। एक और मैं आपसे आखिरी प्रश्न करना चाहती हूँ, जो तमाम दर्शकों से हमने बातचीत करी है और कोशिश करी है कि इन छोटी-बड़ी बातों को हम उन तक पहुँचा पाएँ। लेकिन अगर हम मैसेज की बात करते हैं कि इन पूरे अभी जो वक़्त चल रहा है, दौर चल रहा है, उसमें आप क्या मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? देखिए, मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगी कि हम वही हैं जो हम पहले थे। ये रोग बाहर से आया है, तो इस रोग से खुद को प्रभावित मत कीजिए। जो ग्रामीण परिवेश में लोग रह रहे हैं, वो अपनी सरलता के साथ मस्त रहें। जो शहरी परिवेश में लोग रह रहे हैं, वो अपने आप को और उबारने की कोशिश करें, इवॉल्व करें। जो लोग किसी भी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुए हैं, वो रोग को लेके जाने की अभी क्षमता रखते हैं, लेकिन उनसे घृणा ना करें, उनसे घबराएं नहीं, उनको एक वातावरण प्रोवाइड करें। हम एक ऐसा सामाजिक दायित्व अपने अंदर पैदा करें, जैसे यदि हम सबको पता है हम संक्रांत पे खिचड़ी का दान करते हैं, ऐसी बहुत सी संक्रांत हम अपने जीवन में अभी ला सकते हैं, जिसपे हम इन लोगों को छोटे छोटे दान कर सकते हैं, ताकि वो समाज को सुरक्षित रखें। तो पूरे परिवेश में मैं यही कहूंगी कि मस्त रहकर, सकारात्मक दृष्टि और सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस स्थिति को ओवरकम करें, फाइट करें और आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करें। बिल्कुल और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम आपको वही जानकारी दें जो आपके लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। आप यहाँ पे वक़्त निकाल के आए मैम, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे दर्शकों, बात ख़त्म नहीं होती है, बात तो चलती ही रहेगी, सिलसिला चलता रहेगा और हमें आदत डालनी पड़ेगी कोविड-19 के साथ जीने के लिए। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, आप बिल्कुल मत डरिए क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हम ठीक हो सकते हैं।
कोशिश करिए कि हम ऐसी जगह पे ना जाएँ जहाँ पे ज़्यादा लोग हों, भीड़-भाड़ वाली जगह हो या फिर ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको लगता है कि आप ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं। घर पे रहिए, खुश रहिए और आयुष कार्यक्रम आपके लिए ढेर सारे कार्यक्रम लेकर आता रहेगा, ढेर सारी जानकारी देता रहेगा। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।